हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है भारत शिक्षा। हम लोगों ने वर्णमाला वाला चैप्टर खत्म किया है। वर्णमाला में हमने स्वर और व्यंजन दोनों प्रकार की चीजें देखी थी, ठीक है। और उसी स्वर और व्यंजन पर हमने एक्सरसाइज की थी, जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे या एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, या जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उस टाइप के सारे क्वेश्चन हमने देखे थे। अब वर्ण के बाद जो मेन चीज आती है अपने पास, वो आती है शब्द। यानी कि वर्ण के बाद स्टार्ट क्या होता है अपने पास? शब्द, ठीक है। शब्द क्या होता है? वर्णों का सार्थक समूह, ठीक है। यानी कि जब वर्णों को मिलाकर कोई एक समूह बनाया जाता है या जिसका एक सार्थक अर्थ निकले, तो उसको क्या बोलते हैं? हम एक शब्द बोलते हैं, ठीक है। शब्द जैसे मान लीजिए मैंने लिखा प्रति दिन, अकेला, ठीक है। तो यहां देख सकते हैं आप, वर्ण है अपने पास पा, रा, ता, दा, ना, ठीक है। इस प्रकार अकेला में ही आ है, का है, ला है, ठीक है। बाकी मात्रा है। तो देख सकते हैं एक वर्ण, दो वर्ण, तीन वर्ण और चार वर्ण से मिलकर, यानी कि चार वर्णों को मिलाकर इसमें हमने क्या किया? एक सार्थक समूह बना दिया, ठीक है। वर्णों को मिलाकर जब सार्थक समूह बने, जिसका सार्थक समूह का मतलब है कोई अच्छा अर्थ निकले या जिसका कोई अर्थ निकले, ठीक है, तो क्या बोलते हैं? उसको हम शब्द कहते हैं। जैसे अकेला, आ, धन, का, धन, ए, धन, ला, धन, आ, ठीक है। अकेला का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे इसी प्रकार से निकलेगा अ, के, का पर हमने ए की मात्रा लगाई तो ये बना। मैंने बताया तो व्यंजनों के नीचे क्या लगता है? हलन। तो ये का और ला व्यंजन है, इसमें बाकी स्वर है, ये स्वर, ये स्वर, ये स्वर, ठीक है। तो इस प्रकार वर्ण विच्छेद करेंगे तो जब वर्णों को मिलाकर एक सार्थक समूह बनता है तो क्या बोलते हैं? उसको शब्द कहलाता है, ठीक है। अकेला, वर्णों को मिलाकर हमने अकेला बनाया, अकेला मतलब एलोन, ठीक है। तो इस प्रकार एक सार्थक अर्थ निकल रहा है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? शब्द बोलेंगे। समझ में आ गया वो शब्द क्या होते हैं, ठीक है। अब हिंदी में क्या है? यही लिख लीजिए इसमें, यही शब्द जब वाक्यों में प्रयोग होता है, ठीक है, वाक्यों में प्रयुक्त होता है या प्रयोग किया जाता है, प्रयोग मतलब यूज किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? हम पद कहते हैं, पद कहते हैं, ठीक है। जब इसको हम किसी भी शब्द को जब किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है, किसी सेंटेंस में डाला जाता है, तो क्या कहलाता है? पद कहलाता है, ठीक है। अब जो पद हैं वो कितने टाइप के होते हैं हम देख लेंगे। पद, ये सारी चीजें आपको समझाने के लिए, क्योंकि मैं एक संज्ञा स्टार्ट करने वाला हूं, तो उसके पहले ही सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। शब्द वैसे मैं बाद में पढ़ा। अब तो पद के प्रकार, ठीक है। जब हमने शब्द समझ लिया यानी कि पद समझ लिया, तो पदों के प्रकार भी देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रयोग के आधार पर मानते हैं इसको, ठीक है। प्रयोग के आधार पर पद दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं, ठीक है, समझने चलिए, आज बहुत जरूरी समझना है, ठीक है। प्रयोग के आधार पर पद हमेशा दो प्रकार के होते हैं। कौन से? विकारी और अविकारी, ठीक है। पहला हो गया, और इधर दूसरा लिख लीजिए, ठीक है। प्रयोग के आधार पर पद दो प्रकार के होते हैं। पहला विकारी और दूसरा हो गया अविकारी पद, ठीक है। दो टाइप के अपने पास पद आ गए, विकारी और अविकारी। ठीक है। तो
विकारी और अविकारी दो टाइप के अपने पास पद आ गए। अब विकारी पद कौन से होते हैं? ऐसे पद जिनमें कारक लिंग वचन ठीक है, ऐसे पद जिनमें कारक लिंग वचन आदि में परिवर्तन होने पर उनमें भी परिवर्तन आ जाए, ठीक है, या विकार आ जाए। परिवर्तन या विकार आए, बात एक ही होती है, चाहे चेंज हो जाए, विकार आ जाए या परिवर्तन हो जाए, क्या होते हैं वो विकारी शब्द होते हैं। किन किन चीजों में चेंज होना चाहिए? किसी भी पद के कारक में, लिंग में या वचन में, ठीक है। अगर एक वचन से बहुवचन हो रहा है तब भी चेंज होंगे, लिंग चेंज हो रहा है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग या उभयलिंगी में जा रहा है तब भी चेंज होगा, कारक चेंज होते हैं, यानी कि कारक से सा के, तो तब भी उसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देख देता हूं मैं, समझ में आ जाएगा आसानी से। उदाहरण क्या रहेगा इसका? उदाहरण जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सेंटेंस लिखा है, एक पेड़ ले लीजिए या एक पौधा, ठीक है, एक पौधा। अब यहां देखिए, यहां पौधा भी सिंगुलर है यानी कि एक वचन है, और एक भी एक वचन है, एक से समझ में आ रहा होगा। यदि इसके हम मान लीजिए पौधे को हमने पौधों कर दिया या पौधे कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ संज्ञा चेंज हुई, यानी कि पौधों का पौधे हुआ, तो इसके लिंग में भी परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि ये वचन में परिवर्तन, एक वचन है तो हम क्या लिखेंगे? कई पौधे या खूब सारे पौधे, ठीक है। अब इस प्रकार देख सकते हैं, एक पौधा का कई पौधे हो गया, ठीक है, तो विकारी शब्द हो गए क्योंकि इसके वचन में परिवर्तन हुआ, तो पौधा का पौधे हो गया, ठीक है। इस प्रकार के हम क्या कहलाएंगे? ये विकारी कहलाते हैं, ठीक है। जब एक का कई हुए तो पौधे का क्या हुआ? पौधे। ऐसे शब्द जिनमें कारक लिंग वचन में परिवर्तन होने पर उनमें भी परिवर्तन या विकार आए तो वो क्या कहलाते हैं? विकारी पद कहलाते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे यहां देख लेता हूं ऊपर, ऐसे मेज पर गिलास रखा है, ठीक है। अब दूसरा, यदि मैं इसमें लिखूं मेज पर किताब रखी है। अब देखिए यहां जब इसका क्या लिंग चेंज हुआ, गिलास, ठीक है, कैसा है? पुल्लिंग, किताब रखी है। तो देखिए जब मेज पर दोनों में सेम है, लेकिन जब गिलास और किताब में चेंज हुआ, यानी कि ये पद है, ठीक है, संज्ञा है, इनमें चेंज हुआ तो इनके क्या हुआ? इसके लिंगों में परिवर्तन हुए। ये पुल्लिंग वाली संज्ञा वो है, ठीक है, और ये स्त्रीलिंग वाली है। तो गिलास से जब हम किताब में गए तो रखा का रखी हो गया। तो इसी प्रकार समझ सकते हैं, जब कारक लिंग वचन में परिवर्तन होने पर उनमें भी विकार आ जाए, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं? पद क्या कहलाते हैं? इस प्रकार के विकारी पद कहलाते हैं। अब अभिकारी में क्या, इसका उल्टा कर दीजिए। जब कारक लिंग वचन में परिवर्तन तो हो, परंतु पद में कोई चेंज ना हो, पद में कोई विकार या परिवर्तन ना हो, विकार या परिवर्तन ना आए, ठीक है, क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जैसे अब मैंने मान लीजिए एग्जाम्पल देख लेता हूं, बहुत आसान से समझ जाएंगे इसको। तो अविकारी उदाहरण,
जिन पर लिंग का, कारक का, वचन का कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा पेंट, या पेंट छोड़ दीजिए, मैंने लिखा इधर। अब इधर को चाहे एक आदमी के लिए बोला जाए, चाहे 10 आदमियों के लिए बोला जाए, चाहे स्त्रीलिंग के लिए बोला जाए, चाहे पुल्लिंग के लिए बोला जाए, इधर का इधर ही रहेगा। वह इधर आए, वह इधर आया, इधर का इधर ही रहेगा। वो ना उसके लिंग के हिसाब से चेंज होगा, ना एक वचन ना बहुवचन के हिसाब से चेंज होगा। तो इधर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, चाहे आप कारक में चेंज करिए, यहां से जाइए, यानी अगर मैं कारक के हिसाब से चलूं तो इधर से जाइए, ठीक है। अगर मैं इस वाले कारक के हिसाब से, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, करण वाला कारक है इसमें, इधर से जाइए। अब राम इधर आया, ठीक है, ठीक है। दोनों में देख लीजिए, इधर से जाइए, इधर आइए, दोनों का चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। चाहे इस वाले सेंटेंस में हमने इधर प्रयोग किया था, इस वाले में, तो इसका उपयोग हम इधर का सब जगह सेम ही कर रहे हैं। यानी कि इसमें चाहे लिंग में परिवर्तन करिए, चाहे वचन में परिवर्तन करिए, इधर का इधर ही रहेगा। तो ये क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के पद या शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक में चेंज होने पर उनमें कोई विकार नहीं आता, यानी कि चेंज नहीं आता, तो क्या अविकारी शब्द कहलाते हैं। इसमें एक चीज और देख लीजिए बस। अभी अब विकारी में हमने 4 चीजें पढ़नी है। विकारी में 4 चीजें पढ़नी है। कौन कौन सी? संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, विशेषण और क्रिया। तो इसलिए हमने इसको पद को समझाया कि पद क्या होते हैं, पदों के भेद कितने होते हैं। तो विकारी में 4 आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे। अविकारी में अव्यय आता है, ठीक है, अव्यय। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। अब सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञा। संज्ञा देखेंगे, संज्ञा की परिभाषा देखेंगे, संज्ञा के प्रकार देखेंगे, संज्ञा के देखेंगे किस प्रकार कौन सी संज्ञा किस प्रकार बदली जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं संज्ञा को। स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं संज्ञा, यानी कि नाउन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं संज्ञा को? नाउन। संज्ञा बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। संज्ञा की डेफिनेशन समझ लेते हैं इसको। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। लिख लीजिएगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण है किसी व्यक्ति, कोई भी नाम ले लीजिए, किसी व्यक्ति का कोई भी नाम ले लीजिए, ठीक है, कोई भी व्यक्ति का नाम ले लीजिए। हरि, श्याम, भरत, ठीक है, कोई भी नाम ले लीजिए। क्या हो जाएंगे? ये सारी संज्ञा हो जाएंगी। इसी प्रकार किसी भी वस्तु का नाम ले लीजिए। ले लेता हूं मैं मेज, ठीक है, मेज, कपड़ा, टीवी, ये भी क्या है? सब संज्ञा है। इसी प्रकार किसी स्थान का नाम ले लीजिए, चाहे इंडिया के अंदर हो चाहे इंडिया के बाहर हो, ठीक है, जैसे हमने ले लिया रशिया या रूस, ठीक है, और अमेरिका, कुछ भी ले लीजिए, भारत, सारे के सारे क्या है अपने? ये भी एक संज्ञा है, ठीक है। नेक्स्ट भाव। भाव क्या होते हैं? अपनी फीलिंग्स, जो आदमी फीलिंग्स बताता है या जिसके जो आदमी के अंदर फीलिंग्स पैदा होती हैं, उत्पन्न होती है, ठीक है, जैसे दुख, गुस्सा, ठीक है, ये सारी क्या है? संज्ञा। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब इसके भेद पढ़ लेते हैं। संज्ञा के प्रकार या भेद। संज्ञा के प्रकार। अब इसमें हम एक एक करके 4 टाइप के प्रकार देखेंगे कि किस प्रकार की संज्ञा किस प्रकार के वर्गीकरण में आती है, ठीक है। संज्ञा के प्रकार
सबसे पहला जो आता है हम देखेंगे, प्रथम प्रकार जो है सबसे पहला जो है जीवंतता और आजीवंतता के आधार, यानी कि लिविंग्स और नॉन लिविंग्स। जीवंतता जो इसमें जीवन हो, लाइफ हो, और आजीवंतता जिसमें लाइफ ना हो। ठीक है, जो दो टाइप की होती है इसमें, एक होता है प्राणीवाचक, ठीक है, दूसरा होता है अप्राणीवाचक। समझ में आ रहा होगा नाम से ही। प्राणीवाचक जिसमें फीलिंग, जिसमें प्राण हो, ठीक है, अप्राणीवाचक जिसमें प्राण ना हो। ठीक है, तो प्राणीवाचक में कौन कौन से आ गए? जो सांस लेती हैं सारी चीजें, जैसे कि घोड़ा, ठीक है, और मनुष्य या मानव, ये सारी क्या है? जो सांस लेने वाली प्राणीवाचक संज्ञा है। ये किसमें आती है? जीवंतता और आजीवंतता के प्रकार में आती है। ठीक है, अप्राणीवाचक में नदी, ठीक है, पेन, समझ में आ गया? वो सिंपल है, ये तो संज्ञा के प्रकार में। दूसरा देख लेते हैं हम। दूसरा जो अपने पास आएगा ये हो गया प्राणी, यानी जीवंतता और आजीवंतता के आधार पर। दूसरा जो वर्गीकरण आएगा गणना के आधार पर। ठीक है, गणना के आधार पर, यानी कि काउंटिंग वाले जो होते हैं, गणना के आधार पर। कौन सा आ गया? काउंटिंग और अनकाउंटिंग, यानी गणनीय और अगणनीय। सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं करना। ठीक है, ए इसमें पहला कौन सा आ गया? गणनीय, यानी कि जो काउंटेबल नाउंस हो। ठीक है, गणनीय, ठीक है। दूसरा अगणनीय। डेफिनेशन आप बना सकते हैं आसानी से, जिनकी गणना की जा सके गणनीय कहलाते हैं, जिनकी गणना ना की जा सके यानी कि जिसको गिना ना जा सके, एक वचन शब्द है और बहुवचन। ठीक है, दोनों आ जाएंगे इसमें, यानी कि जातिवाचक शब्द। ठीक है, जैसे हमने क्या एग्जाम्पल ले लीजिए, किताबें, ठीक है, पहाड़, नदियां, तो ये क्या है? गणनीय में है। तो किताब जातिवाचक शब्द है, किताबें, नदी या नदियां, पहाड़, ये सब क्या है? जातिवाचक हैं और ये गणनीय में आते हैं। एक वचन बहुवचन किस प्रकार ले सकते हैं? अगणनीय में आते हैं जिनको हम गिना ना जा सके। ठीक है, तो कौन कौन सी आ जाएंगे इसमें? भाव आ जाएंगे, जैसे क्रोध, अनकाउंटेबल चीजें जैसे कि दूध। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें इसमें आ जाएंगी। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम? व्यक्ति, द्रव्य। ठीक है, व्यक्तिवाचक आ जाएगा इसमें, द्रव्यवाचक आ जाएगा और भाववाचक आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा? तो गणना के आधार पर दो प्रकार की, गणनीय और अगणनीय, उनके एग्जाम्पल भी हमने देख लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें जो तीसरा वर्गीकरण है अपने पास वो है व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर क्या हो जाता है? सबसे पहले आ जाता है इसमें ऋण, ऋण संज्ञा। ठीक है, दूसरी आ जाती है यौगिक, तीसरा आ जाता है योग ऋण। ठीक है, बड़े इसके ये तीन प्रकार हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। ये एक एक करके आप बड़े ध्यान से देखिएगा, एक बार में ही समझ में आ जाएंगे। तो ऋण वाले कौन से होते हैं? ठीक है, ऐसी संज्ञा या ऐसे शब्द या ऐसे पद, जैसे ऐसी संज्ञा, क्या लिख लीजिए, ऐसे संज्ञा जिनका खंड, खंड मतलब टूटना या दो पार्ट्स में डिवाइड होना या दो से अधिक पार्ट्स में डिवाइड होना, खंड निरर्थक हो, यानी तोड़ने पर उनका कोई अर्थ ना निकले। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल या उदाहरण, जैसे मैं ले लेता हूं काम। ठीक है, अगर मैं काम को तोड़ता हूं, ठीक है, काम को मैं तोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? देखिए ध्यान से, जब मैं काम को तोड़ूंगा तो ये मिलेगा अपने पास का और मां। ठीक है, अब देखिए इसमें बड़े ध्यान से, का और मां का कोई अर्थ निकल रहा है ना? का को भी अलग तोड़ा, मां को भी अलग तोड़ा। इस प्रकार आम देख लीजिए,
रात देख लीजिए, ठीक है, जिसका कोई अर्थ ना निकले तो क्या कहलाते हैं ऐसी संज्ञा जिनका अर्थ खंडन निरर्थक हो जाए, जिनको खंड करते समय कोई भी अर्थ ना निकले तो क्या कहलाते हैं, वो ऋण शब्द कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, मैं ले लेता हूं कोई, इसको भी ब्लैक में लिख लीजिए। नेक्स्ट देख लेता हूं दही। ठीक है, दही को अगर मैं तोड़ूंगा दा प्लस ही, कोई अर्थ निकलना ना दा का ना ही का। ठीक है, तो इस प्रकार के संज्ञा में कोई अर्थ नहीं निकलता। यौगिक आ जाते हैं, यौगिक तो सरल है। ठीक है, यौगिक जब मिलके बने हो और जिसका आसानी से अर्थ निकल सके। ठीक है, जैसे ऐसे, ब्लू से लिख लीजिए, ऐसे शब्द या खंड या खंड ग्रह संज्ञा जो खंडित होने पर भी खंडित हो और संयुक्त रूप से या यौगिक रूप से भी वे क्या दें, और जब वो खंडित ना हो तब भी क्या दें, अर्थ दें। खंडित हो और ना हो, या लिख लीजिए, खंडित हो या ना हो तब भी सार्थक अर्थ दें। ठीक है, देख लीजिए एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे मान लीजिए उदाहरण लिया हमने रसोई घर। ठीक है, रसोई घर को अगर मैं खंडित करूं तो ये टूटेगा रसोई में, धन घर में। ठीक है, तो इस प्रकार देख सकते हैं रसोई का भी अर्थ निकलना है, रसोई यानी किचन, घर का भी अर्थ निकलना है यानी आले यानी होम। ठीक है, तो रसोई घर का एक खुद एक अर्थ है यानी कि किचन को। ठीक है, तो इसका एक शुद्ध अर्थ निकले जब खंडित हो तब भी और ना हो तब भी। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, यौगिक या ऐसे शब्द जो यौगिक रूप से रखे जा सके। ठीक है, क्या कहलाते हैं, जो खंडित होने पर भी अर्थ दें, क्या बोलते हैं, यौगिक। ठीक है, अब देखिए योग ऋण, ऋण इनका भी मिल रहा है, यौगिक इसका भी मिल रहा है। ठीक, तो योग ऋण क्या बोलते हैं, जब लिख लीजिए जिनका खंडन होने पर या खंडित हो, खंड होने पर या खंडित होने पर, खंडित होने पर वह खंडित होने पर वह सार्थक अर्थ दें। ठीक है, सार्थक अर्थ दें और योग जिनका खंडन खंडित होने पर या जिनके खंडित होने पर वे सार्थक अर्थ दें, और या फिर लिख सकते हैं जब खंडित ना हो तो उनका अलग अर्थ निकले, और जिनका अर्थ खंडित शब्दों से, जो खंडित शब्द हुए हैं, खंडित शब्दों से निकलने वाले अर्थ से भिन्न हो, भिन्न हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। कोई भी एक ऐसा शब्द लें जिसको हम खंडित करें लेकिन खंडित होने पर वह अपना अर्थ बदल ले। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया, उदाहरण के तौर पर ये ले लेता हूं पंकज, या फिर कोई भी ले लीजिए, पंकज ले लीजिए, जलज ले लीजिए। ठीक है, पंकज। ठीक है, पंकज को हम एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे तो पंकज का अर्थ हमें मालूम है, कमल का फूल, पर्यायवाची होता है कमल के फूल का या कमल का। इसको हम खंडित करेंगे तो निकलेगा अपने पास पंख प्लस जा। ठीक है, तो पंख और जा, पंख मान लो, पंख यानी कि कीचड़, जा मानी जन्मा हुआ,
कीचड़ में जन्मा हुआ, ठीक है। लेकिन पंख का अलग है, पंख का अर्थ है कीचड़, जा का अर्थ है जन्मा हुआ। तो कीचड़ में जन्मा हुआ, इसको खंडित करने पे इसका अर्थ निकल रहा है कीचड़ में जन्मा हुआ। लेकिन इन दोनों को जब जोड़ते हैं साथ में तो क्या मिलता है हमें, पंकज, यानी कि कमल का फूल। तो यहाँ अर्थ अलग निकल रहा है, यहाँ अलग निकल रहा है। तो ये वो शब्द, ऐसे शब्द जिनके खंडित होने पर जो खंडित शब्द है उनका अर्थ मूल शब्द से अलग निकले तो क्या कहलाते हैं, योग ऋण शब्द कहलाते हैं। आशा भी समझ में आ गया होगा आपको, क्या संज्ञा कहलाती है, ठीक है। आगे चौथा वर्गीकरण है, यानी कि अर्थ के आधार पर जो है, ठीक है। अर्थ के आधार पर, चौथा वर्गीकरण अर्थ के आधार पर, ठीक है। 5 प्रकार की संज्ञा है, ठीक है, की संज्ञा होती है या है, ठीक है। सबसे पहले कौन सा आया था, व्यक्तिवाचक, आपने बचपन में बहुत पढ़े होंगे। दूसरा जातिवाचक। सबसे पहले व्यक्तिवाचक देख लेते हैं हम, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नाम से समझ में आ रहा होगा, किसी व्यक्ति विशेष की जानकारी है, ठीक है, विशेष की जानकारी दे, ठीक है। जैसे कौन कौन से, कोई भी नाम ले लीजिए, ठीक है, अनुपम, ठीक है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम हो गया इसमें, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। किसी भी चीज का नाम ले लीजिए, जैसे मैं ले लेता हूं आगरा, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर चीज का ये नाम दे रही है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके बाद जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक, जातिवाचक का मतलब क्या हुआ, किसी एक पूरी की पूरी जाति के बारे में जानकारी दे, ठीक है। क्या कहलाती है वो, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। कोई भी संज्ञा जो किसी वस्तु के व्यक्ति या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराए, संपूर्ण जाति का बोध कराए, ठीक है। समझ में आ गया वो, बोध कराए, ठीक है, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल देख लेते हैं उदाहरण के तौर पे। मैंने ले लिया नदी, पहाड़, ये सब क्या है, ये एक नदी क्या है, नदी एक कई सारी नदियों का मिलके हमने एक संपूर्ण जाति को बोध करा दी। जैसे नदियों में कई नदियां आ सकती हैं, गंगा, यमुना, व्यास, गोमती, ठीक है। इसी प्रकार पहाड़ों में भी तुम्हारा ग्वालियर, हिमालय, नीलगिरी, ठीक है, तुम्हारा डेक्कन पर्वत, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एक संपूर्ण पहाड़ जाति का, नदी जाति का बोध करा रहे। तो ये क्या होती है, जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती है। नेक्स्ट, अब इसको समझने के लिए मैं देख लेता हूं, मान लीजिए टेबल बनाता हूं, एक ऊपर लिखता हूं जातिवाचक, नीचे लिखता हूं व्यक्तिवाचक, ठीक है। आपको इससे आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए जातिवाचक में अगर मैं ले लूं इसमें शहर, तो शहर में मान लेता हूं, कोई शहर ले लिया मैंने, दिल्ली, ठीक है। अब देखिए शहर जो जातिवाचक शब्द सूचक है, क्योंकि शहर सारे शहर हो सकते हैं, कोई सा भी शहर, किसी भी शहर, किसी भी देश का, किसी भी स्टेट का, ठीक है। शहर पूरे एक संपूर्ण शहर जाति को प्रदर्शित कर रहा है। उसमें मैंने क्या लिया, एक दिल्ली, पर्टिकुलर शहर का नाम ले लिया, तो ये किस में आ जाएगा, व्यक्ति विशेष में आ जाएगा या व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ फूल, ठीक है। फूल सारे प्रकार के ले सकते हैं इसमें, फूल एक पूरी एक जाति को शो कर रहा है। तो फूल में अगर मैं ले लेता हूँ रोज यानी गुलाब, ठीक है। तो क्या हो गया, एक ये पर्टिकुलर हमने फूल का नाम निकाल लिया, तो ये किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में। इसी प्रकार और ले लीजिए नदियां, ठीक है। नदी में अगर मैं ले लेता हूं तो एक हमने गंगा जी का नाम ले लिया, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो व्यक्ति वाले में क्या होता है, पर्टिकुलर नाम को ले लेते हैं, किसी भी जाति में से एक पर्टिकुलर नाम को उठा के हम क्या बना देते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं जातिवाचक के समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक, ठीक है। नाम से ही समझ में आ रहा होगा। जब किसी एक ग्रह को या एक संपूर्ण किसी एक व्यक्ति विशेष समूह को, ठीक है, किसी विशेष समूह को जो प्रदर्शित करें, ठीक है, विशेष
समूह को प्रदर्शित करने वाली संज्ञा, ठीक है, प्रदर्शित करने वाली संज्ञा है, ठीक है। करने वाली संज्ञा क्या होती है? समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, आर्मी, ठीक है। अब एक आर्मी क्या है? एक संपूर्ण आर्मी का एक ग्रुप होता है, ठीक है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। छात्र या छात्राएं, ठीक है, या क्लास, इसका अलग कक्षा, कक्षा क्या है? कई सारे स्टूडेंट्स का एक ग्रोह है, समूह है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया तीन। तो देख लेते हैं चौथे नंबर का जो है वो है द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक। पांचवा नंबर अपने पास बचता है भाववाचक, ठीक है, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। द्रव्य मतलब पदार्थ, ठीक है, द्रव्य को हम बोलते हैं पदार्थ, ठीक है, और भाव को हम बोलते हैं इमोशन, पता ही है आपको, यानी फीलिंग्स, या फिर वो होते हैं जो दुख सुख सारी चीजें, ठीक है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञाएं होती हैं जो किसी पदार्थ या धातु का बोध कराएं, बोध कराएं, ठीक है। क्या कहलाती है? कराती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। इसी प्रकार इसमें आ जाइए, भाववाचक में जो भाव, इमोशन, ठीक है, और भावना या फिर गुण या धर्म, जो लिख लीजिए, जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म को या धर्म को बताएं, ठीक है, को शो करें या प्रदर्शित करें, ठीक है। समझ में आ गया वो किसी पदार्थ में। अब द्रव्यवाचक में हम एग्जांपल देख लेते हैं, समझ में आ गया। द्रव्यवाचक जो पदार्थ को शो करे, जैसे सोना, चांदी, ठीक है, या फिर पानी, ये क्या है? सब द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है, पदार्थ है। इसी प्रकार भाववाचक में क्रोध, ठीक है, हंसना या हंसी, ये सारी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। और मोटा, ये क्या है? सब हल्का, गुण या धर्म को भी बता रही है। तो भाववाचक संज्ञाएं किसी व्यक्ति वस्तु के गुण या धर्म को प्रदर्शित करती हैं। द्रव्यवाचक किसी पर्टिकुलर चीज को ही बताती हैं कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, या फिर किस प्रकार का धातु या पदार्थ है, ठीक है। उदाहरण, ठीक है, ये होगा इनके, समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसमें देखना चाहें शीघ्रता, समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब इसमें देखते हैं हम। अब देखिए द्रव्यवाचक और जातिवाचक में क्या अंतर होता है, सोना और पानी में, ठीक है। इसमें कभी कभी डिफरेंस पूछ लेता है कि द्रव्यवाचक वाचक और जातिवाचक में क्या डिफरेंस है, ठीक है। दोनों कभी कभी एक जैसे लगने लगते हैं। द्रव्यवाचक और जातिवाचक के संज्ञाओं में क्या अंतर है, इसको समझ लेते हैं हम। देखिए द्रव्यवाचक जो होते हैं, हमने देखा था किसी पदार्थ या धातु का बोध कराते हैं। अब द्रव्यवाचक को हम तोड़ते हैं, मान लीजिए मैंने सोना लिया, सोने का इतना बड़ा मेरे पास पत्थर है, ठीक है, सोने को तोड़ के हमने छोटा सा उसका पीस निकाल लिया, ठीक है। तो उसको हम छोटा पीस रखें चाहे पूरा एक वो बोले, तो बोलेंगे क्या? केवल सोना ही तो बोलेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए, तो इसमें द्रव्यवाचक में लिख लीजिए, इसमें पदार्थ के पूर्ण या आंशिक, आंशिक मतलब थोड़ा, आंशिक रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूं, सोने, सोना, सोना यानी कि गोल्ड, सोना का एक बिस्किट भी सोना कहा जाएगा, ठीक है, जाएगा। सोने का एक बिस्किट भी सोना कहा जाएगा,
उसका एक टुकड़ा भी सोना कहा जाएगा। ठीक है, चाहे आप देख लीजिए सोना हम छोटे रूप में ले लें या बड़े रूप में, उसको हम सोना ही बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें पदार्थ के पूर्ण आंशिक रूप में कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूर्ण आंशिक रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें लेकिन पड़ता है, इसमें पूर्ण और आंशिक रूप में अंतर आ जाता है। जैसे परिवर्तन आता है। ठीक है, आता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूं या उदाहरण पूर्ण आंशिक रूप के हिसाब से। सबसे पहले एग्जाम्पल या उदाहरण ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिए पेड़ से अगर कोई टुकड़ा टूटे या गिर जाए, टूटे या काटा जाए तो वो क्या पेड़ कहलाएगा? मान लीजिए पेड़ से कोई टहनी टूट के गिर गई तो उसको हम टहनी बोलेंगे, पेड़ तो बोलेंगे नहीं। तो इसी प्रकार उसके पेड़ के पूर्ण रूप से और आंशिक रूप से हमें अंतर मिल गया। ठीक है, तो पेड़ के अगर कोई टुकड़ा गिर जाए तो वह पेड़ नहीं कहलाएगा। और कुछ भी हो सकता है, टहनी हो सकता है, ठीक है, पत्ती हो सकती है, तो ये पूर्ण रूप से नहीं कहलाएगा। ठीक है, अथवा परंतु लिख लीजिए, परंतु टहनी पत्ती कहलाएगा। ठीक है, तो पूर्ण आंशिक रूप से इस प्रकार जातिवाचक संज्ञाओं में फर्क पड़ता है, द्रव्यवाचक में नहीं पड़ता। ठीक है, तो आपको ये द्रव्यवाचक, भाववाचक सारी चीजें, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम परिवर्तन और देख लेते हैं संज्ञा वाले चैप्टर में कि कौन सी संज्ञा किस प्रकार से परिवर्तित की जाती है। ठीक है, संज्ञा भेदों में परिवर्तन। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, संज्ञा भेदों में परिवर्तन। ठीक है, सबसे पहले जो आ जाता है अपने पास वो आ जाता है जातिवाचक का। जातिवाचक संज्ञा है व्यक्तिवाचक में। ठीक है, जातिवाचक को हम व्यक्तिवाचक में चेंज करेंगे। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जातिवाचक संज्ञा किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने में उपयोग हो जाती है। ठीक है, कोई जातिवाचक संज्ञा कोई एक व्यक्ति या वस्तु का उपयोग, बोध कराने में उपयोग हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं उदाहरण के तौर पर। अगर मैं लेता हूं नगर, नगर यहां पर क्या है पहले तो ये बताइए। नगर यहां पर जातिवाचक संज्ञा है, सारे नगरों को प्रेजेंट कर रहा है, दिल्ली, आगरा, मुंबई। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक व्यक्ति विशेष के बारे में इसको उपयोग कर लूं, जैसे या एक शहर विशेष के बारे में उपयोग कर लूं, जैसे ले लीजिए संत कबीर नगर। ठीक है, देखिएगा यहां नगर जो है सिटी के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, यानी कि जातिवाचक शब्द था ये। ठीक है, और यहाँ संत कबीर नगर एक व्यक्तिवाचक है, क्योंकि ये पर्टिकुलर शहर के बारे में है। ठीक है, ये व्यक्तिवाचक है। तो ये अंतर देख लिया। वो कभी कभी क्या होता है, जातिवाचक शब्द एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने में उपयोग हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार जातिवाचक का व्यक्तिवाचक में संबंध देख सकते हैं। संबंध देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लिया हमने दूसरा नगर। एक देख लेते हैं संवत। संवत क्या होती है,
ठीक है, हम जानते हैं जो भी कैलेंडर में ईयर वगैरह होते हैं वर्ष। नेक्स्ट, तो अगर हम विक्रम संवत की बात करें, विक्रम संवत तो एक पर्टिकुलर ईयर की बात हो गई। ठीक है, तो संवत वैसे तो एक पूरा ईयर के बारे में बात होती है, सारे ईयर जितने भी साल होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक जातिवाचक शब्द है, यहाँ क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, इस प्रकार आप समझ सकते हैं डिफरेंस इन दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम जातिवाचक का व्यक्तिवाचक में देख लिया, अब भाववाचक का जातिवाचक में देख लेते हैं। भाववाचक का जातिवाचक। ठीक है, तो भाववाचक का जातिवाचक में किस प्रकार होता है, भाव फीलिंग्स को जातिवाचक में हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा बीमारी, या मैं बीमार हूं, बीमार क्या है, भाव हो गया, मैं बीमार हूं अंदर से। या फिर दूसरा ले लेता हूं बीमारी। ठीक है, और इसके अलावा हम ले लेते हैं मिठाई या मीठा, बीमार और मीठा। अब इसको हम, ये क्या है, ये देखिए पहले तो ये फीलिंग्स है, बीमार भी फीलिंग है और मीठा भी फीलिंग है, क्योंकि ये भाव है अपने। ये सिर्फ कैसा है, ये मीठा है, तो मीठा क्या होगा, भाव हो जाएगा अपना। इसी प्रकार बीमार, ये आदमी बीमार है, बीमार भी क्या हो गया, भाव हो गया। अब इसको हमने जातिवाचक में चेंज करना है, यार ये जातिवाचक में इस समय ये अभी भाव है दोनों। ठीक है, याद रखिएगा, अभी यहाँ पर भाव है, देख रहा होगा मीठा, कोई आम फल मीठा है, तो ये क्या हो जाए, भाव। वे व्यक्ति बीमार है, वो भी भाव है। अब इसको हम जब जातिवाचक में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, इस समय कई बीमारियां फैली हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ क्या बीमारियां क्या है, बीमारियां पर्टिकुलर बीमारी की बात नहीं हो रही है, पूरी बीमारियों की जाति की बात हो रही है। ठीक है, उसमें प्लेग वगैरह, मान ली छोटी मोटी तुम्हारा सर्दी जुकाम, ठीक है, बुखार, कई सारे बीमारियां फैली हुई हैं। ठीक है, कोरोना टाइप की। ठीक है, तो इस समय कई बीमारियां फैली हुई हैं। तो बीमारी एक समूह को, सॉरी एक जाति को प्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए अभी बीमारियां कौन कौन सी फैली है, युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रशिया में। ठीक है, उसके अलावा कोरोना की बीमारियां भी खत्म हुई है, तो कई सारी बीमारियों को मिलाकर हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ समय इस समय कई बीमारियां फैली हैं। इसी प्रकार मिठाई में देख लीजिए, मीठा। ठीक है, विद्यालय में, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जब हम इसको चेंज करेंगे इसमें जातिवाचक, विद्यालय में कई मिठाइयां आई। ठीक है, अब यहाँ व्यक्ति किसी विशेष मिठाई की बात नहीं कर रहा है, पूरी एक मिठाई की जाति की बात कर रहा है। रसगुल्ले हो सकते हैं उसमें, केक, पेस्ट्री वगैरह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो भाववाचक को जातिवाचक में इस प्रकार चेंज किया जाता है, भाव से जाति, भाव से जाति। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट जो है अपने पास व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में। कभी कभी व्यक्तिवाचक भी चेंज किया जाता है, जब जाति से व्यक्ति में जा रहे हैं तो व्यक्तिवाचक से हम जातिवाचक में भी जाएंगे। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक देख लेते हैं, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक। व्यक्ति ले लेता हूं मैं कोई, मान लीजिए मैंने लिए श्री कृष्ण। ठीक है, श्री कृष्ण क्या है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति हो गए। ठीक है, अपने समय में, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक शब्द। ठीक है, अब इसको मैं जब चेंज करूंगा जातिवाचक में, तो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, जैसे कि ले लेता हूं मैं गौतम बुद्ध अपने समय के कृष्ण थे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ कृष्ण एक व्यक्ति विशेष के रूप में हो रहा है, यहाँ जाति के रूप में प्रयोग हो रहा है। ठीक है, जाति मतलब उसके पर्टिकुलर कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही। कृष्ण एक हमने पर्टिकुलर समाज को मान लिया है, उसको हमने मान लिया। तो गौतम बुद्ध की तुलना किससे की जा रही है, कृष्ण से। ठीक है, कृष्ण से की जा रही है। तो व्यक्ति की तुलना जब एक पूरी जाति से की जा रही है, तो क्या चेंज हो रहा है, व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में हम बदल दे रहे हैं। तो यहाँ एक कृष्ण क्या है, यहाँ कृष्ण व्यक्तिवाचक नहीं है, यहाँ जातिवाचक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ कृष्ण का
कृष्ण को कंपेयर, गौतम बुद्ध को कृष्ण से कंपेयर किया जा रहा, तो एक जाति मान ली गई है, ठीक है। या गौतम बुद्ध क्या है जाएंगे, यहाँ व्यक्तिवाचक हो जाएंगे, ठीक है, ये व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। तो कृष्ण यहाँ व्यक्तिवाचक थे, लेकिन हमने किसको जातिवाचक में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि ये पर्टिकुलर इंसान न मानकर एक पर्टिकुलर वो मान लिया कि ये आइडियोलॉजी हमने बना ली कि इसके कंपैरिजन में गौतम बुद्ध भी ऐसे ही थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा का निर्माण आखिरी टॉपिक है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण, ठीक है। देख लीजिए इसको, ठीक है। पहला, सबसे पहले देख लेते हैं हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम जातिवाचक से करेंगे, जातिवाचक से, ठीक है। जातिवाचक से कैसे किया जाएगा, देखिए भाववाचक यानी हमें फीलिंग्स में लाना है। जैसे हमने लिखा जातिवाचक, कोई ले ली हमने लड़का, ठीक है। लड़का क्या है, एक संपूर्ण जाति को बोध करा रहा है लड़कों की। अगर मैं इसको फीलिंग में चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, लड़कपन, ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार मैं लिखूंगा बुढ़ापा या बुढ़ा या बुढ़े, तो क्या हो जाएगा, बुढ़ापा। समझ में आ रहा होगा। देखिए अगर मैं शब्दों को, इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करूं, कैसे करेंगे, वह लड़का शैतान है, सॉरी लड़का, लड़का क्या है, एक जाति है, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा लड़के सभी एक से नहीं होते, ठीक है। लड़के एक जैसे नहीं होते। लड़के क्या हो गया, यहाँ पे जाति हो गई पूरी, सब लड़कों की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको फीलिंग्स में लाऊंगा, इसको भाव में लाऊंगा, ठीक है, मेरा लड़कपन पढ़ते हुए निकला। समझ में आ गया होगा अब तो, समझ में। यहां क्या है, लड़के, ये जातिवाचक शब्द है, ये क्या है, लड़कपन, ये भाववाचक संज्ञा, ठीक है। समझ में आ गया, जब लड़का से लड़कपन बनाया, बुढ़े से बुढ़ापा बनाया, ठीक है। तो जातिवाचक से भाववाचक में इस प्रकार चेंज किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, जातिवाचक से भाववाचक हो गया। अब देख लेंगे हम व्यक्तिवाचक से, व्यक्तिवाचक से भाववाचक किस प्रकार बनाया जाएगा। व्यक्तिवाचक ले लीजिए कोई संज्ञा, मान लेता हूं मैं वीर, ठीक है, वीरभत्स, वीर कोई भी हो सकता है, वीर महाराणा प्रताप, तो वीर से हमने विभत्स बनाया, तो वीर महाराणा प्रताप ले लिया हमने, तो वीर का इंग्रेड। तो वीर क्या है, यहाँ पे एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, वीर नाम भी हो सकता है किसी व्यक्ति का वीर, तो उससे हमने क्या बनाया, एक भाववाचक संज्ञा बनाई, ठीक है। वीर बहुत महान व्यक्ति है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इसको फीलिंग्स में ले जाएंगे, ठीक है, जो है मर्दों को, या फिर ऐसे समझ सकते हैं जो थे पृथ्वीराज चौहान विवत्स की अच्छी मिसाल है, ठीक है। तो इस प्रकार इसको एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। इसका उदाहरण ये हो गया, इसका उदाहरण और लिख लेते हैं, वीर मेरा मित्र है। यहाँ एक क्या है, व्यक्तिवाचक है, वीर एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे, इसमें पृथ्वीराज चौहान वीरभत्स की मिसाल है, या वीरता की लिख लें, ठीक है, वीरता। समझ में आ गया होगा ना। यहां वीर क्या है, यहां व्यक्तिवाचक है, ठीक है, और यहां वीर क्या है, यहां एक क्या है, जातिवाचक या भाववाचक, सॉरी भावना व्यक्त कर रहा है, तो ये भाववाचक हो। इसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक है, और ये लड़कपन क्या है, यहाँ पे ये क्या है, भाववाचक। नोट करते चलिएगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थर्ड, अब सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से और देख लेते हैं। सर्वनाम से कैसे आएगा, फिर आएगा विशेषण से, ये सारी हम इससे भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं, ठीक है, भूलिएगा नहीं, और क्रिया से। देखिए सर्वनाम आप जानते ही हैं,
ठीक है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे नाम के स्थान पर, व्यक्ति के, वस्तु के स्थान। जैसे मान लीजिए मैंने सर्वनाम में लिखा अपने या अपना, अब इसको हमने भावना में चेंज करना है, सिंपल अपनापन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तुम अपना अपनापन, और व्यक्ति, व्यक्ति तो संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, अपनापन का हो गया। ठीक है, और इसका लिखेंगे हम, हमारा, हम, हमारा। ठीक है, तो सर्वनाम से भाववाचक में हमने इस प्रकार चेंज किया। अपना एक सर्वनाम है, इसको हमने अपनापन में चेंज कर लिया, ये भाव बन गया। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं विशेषण से। विशेषण क्या होती है? किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता होती है। जैसे मोटा, मोटा क्या है? यहाँ पे विशेषण है, इसको हमने जब उसमें चेंज करेंगे भाववाचक में तो मोटापा। ठीक है, क्रोधित क्या है यहाँ पे? क्रोधित व्यक्ति, तो व्यक्ति हो जाएगी संज्ञा। उससे पहले क्या यूज किया था? ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको। ये विशेषण है, मोटा और क्रोधित क्या है? विशेषण। ये क्या हो जाएगा? बुढ़ापा। मोटापा क्या बन गया इसका? ये। और क्रोध का क्रोध, ये क्या होगी? भावना। ठीक है, तो ये भाववाचक संज्ञा में चेंज हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ये क्या है? प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। बड़े आसानी से आपको समझा रहा हूं। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को, और बेल आइकन पर क्लिक कर ले, और वीडियो को जरूर लाइक कर ले। ठीक है, तो इस प्रकार मोटा से मोटापा बना, क्रोधित से क्रोध बना, तो विशेषण से हम भाववाचक संज्ञा में गए हैं। ठीक है, इसी प्रकार क्रिया में देख लीजिए। क्रिया में जब मैं जाऊंगा, क्रिया क्या होती है? हंसना, लिखना, रोना, गाना, पीना। ठीक है, तो पढ़ना से, जब ये क्रिया बन गई पढ़ना से, क्या हो जाएगा इसका? पढ़ाई। पढ़ा, पढ़ाई। ठीक है, तो क्या बन जाएगी? क्रिया से भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। अब लास्ट और देखना चाहे अवयव से। अवयव हमने बताया था जिसमें कोई चेंज ना हो, लिंग, कारक, वचन से। तो लिख लेते हैं इधर का, नहीं, कैसे लिखेंगे? बाहर। बाहर को कहीं भी लिखिए, तो ये भाव में जाएंगे तो ये हो जाएगा बाहरी, बाहरी व्यक्ति। ठीक है, ठीक। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं हमने संज्ञा को प्रकार, संज्ञा की परिभाषा देखी, संज्ञा के विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण देखे, उसमें हमने संज्ञाओं का वो भी देखा कि किस प्रकार की संज्ञा कैसे चेंज की जाती है। ठीक है, और हमने जो मेन थे व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, और इसके अलावा एक और था अपने पास जातिवाचक। ठीक है, तो 5 प्रकार देखे थे जो अर्थ के आधार पर निकलते हैं। ठीक है, हमने संज्ञाओं का जो है निर्माण भी देखा था, कौन सी संज्ञा किस प्रकार से दूसरी संज्ञा में निर्मित की जाती है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा को निर्माण भी देखे थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा क्वेश्चन करेंगे इस पर, और फिर सर्वनाम को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। और प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।